अधिकतर हाँ ही करता हूँ। मतलब मैंने कम ही रिजेक्ट किए हैं रोल्स। मैंने बिल्कुल ही लचर स्क्रिप्ट हूँ, बिल्कुल ही दम नहीं हूँ, कुछ भी करने को नहीं हूँ, तो फिर पैसे भी सुहाते नहीं। और मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि अपना छोटा शहर छोड़ो अगर बनना है तो। इसलिए नहीं कि छोटे शहर में कुछ दिक्कत है, छोटे शहर में बहुत सिक्योरिटी मिल जाती है। उस सिक्योरिटी को छोड़ना पड़ेगा। रात को घर आने के बाद में आपको एहसास हो कि अब घर में छत नहीं है या घर में खाना नहीं है, खाना बनाना पड़ेगा। एक्टर्स तो ऐसे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो जिनने कहीं एजुकेशन नहीं ली। एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि कई बार तो लगता है मुझे उससे जो है, मतलब मैंने ली एजुकेशन एक्टिंग की NSD में, उसने मुझे बड़ा भटकाया, बहुत रोका, मतलब बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया मैंने एक्टिंग को। इम्तियाज़ का अजीब सा प्रोसेस है, रीटेक नहीं लेता वो मतलब आपके करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जो मुझे पसंद आएगा मैं रख लूँगा, रीटेक नहीं लेता। मैं और रणबीर थे, दोनों ही उसके अपने एक्टर थे। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा में। वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा गाइज। मेरा नाम है उर्मिन और आज हमारे साथ हमारे देश के सबसे यंगेस्ट रॉक स्टार है। मैं ये कहूँगी कि ये म्यूज़िक और पोइट्री को दुनिया भर ले जाते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिंदी भाषा को देश के कोने कोने तक पहुँचाते हैं अपने परफॉर्मेंस के साथ, अपने बैंड के साथ। प्लीज़ वेलकम पीयूष मिश्रा। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी, आप अपने आप को एज एन एक्टर आइडेंटिफाई करते हैं ज़्यादा या फिर एक म्यूजिशियन? यार एक्टिंग में मज़ा आता है। एक्टिंग में बहुत पुराना पैशन है। एक्टिंग सबसे पुराना पैशन है, तो एक्टिंग में मज़ा आता है एक्चुअली। और लोग और चीज़ों में मज़ा आता है। हाँ। लेकिन एक्टिंग में एक्चुअली मज़ा आता है। एक्टिंग में, सिनेमा की एक्टिंग में नहीं, सिनेमा की एक्टिंग में भी मज़ा आता है जब कोई रोल मिलता है। तो मकबूल में मज़ा आया था, जैसे पिंक में मज़ा आया था, उसमें भी मज़ा आता है। लेकिन सिनेमा में कई बार कर लेता हूँ इसलिए कि पैसे मिल रहे हैं। बेसिकली सिनेमा इज एन ऑक्यूपेशन, पैशन नहीं है मेरा। तो सिनेमा से घर चलना चाहिए, घर चलना चाहिए, लेकिन आपका पैशन जो है वो थिएटर है। थिएटर या लाइव परफॉर्मेंसेज है। बैंड भी जो है वो है, पोट्री भी जो है पैशन है, थिएटर भी पैशन है, लाइव परफॉर्मेंस है ना, ऑडियंस सामने हो तो उस वक्त जो है बात करने में मज़ा आता है, हाल की हाल रिस्पॉन्स मिलता है। और सिनेमा जो है, सिनेमा में कुछ एक रोल्स हैं जिसमें बड़ा मज़ा आया है, लेकिन अधिकतर रोल्स मैंने इसलिए किए हैं। तमाशा में मज़ा आया, तुमने पूछा अभी, तमाशा में मज़ा आया, तो रॉक स्टार में मज़ा आया था, ऐसे ही जो है सभी मज़ा आया। मतलब इस वक्त जो मैंने किए हैं करीब करीब सभी जो है मतलब दिल के करीब थे, तो ये है। पर ये जो रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं, क्या आप उसमें कोई ऐसी चीज़ सोचते हैं कि नहीं ये करना है, नहीं करना है, या फिर किस तरीके से किरदार? यार कई बार मना भी करता हूँ। अधिकतर पहले मैंने बहुत मना किए हैं रोल्स, मतलब दिल कह देता है, मतलब एक वो किक उठती है कि करना है या नहीं करना है, कर लो ना कर लो, मतलब वो दिल में एक इंस्टिंक्ट है, वो बोलती है स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में कि करना चाहिए। डायरेक्टर देखकर मैं कभी जो है तय नहीं करता। डायरेक्टर जितने यंग हों मुझे उतना मज़ा आता है, जितना कम से कम जानते हों और जानने की कोशिश कर रहे हों, उसमें मुझे मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। पर क्या कॉम्प्लेक्स कहानियाँ या फिर कॉम्प्लेक्स आपका किरदार हो तो उसमें ज़्यादा आप? हाँ, मतलब उसमें हाँ ज़रा कोई लेयर्स तो होनी चाहिए ना। सीधे सीधे कर दिया तो क्या फ़ायदा हुआ। लेयर्स तो होनी चाहिए, तो उसमें लेयर्स दिख जाती हैं मुझे, तो मैं हाँ कर देता हूँ। अधिकतर हाँ ही करता हूँ। मतलब मैंने कम ही रिजेक्ट किए हैं रोल्स। मैंने बिल्कुल ही लचर स्क्रिप्ट हूँ, बिल्कुल ही दम नहीं हूँ, कुछ भी करने को नहीं हूँ, तो फिर पैसे भी सुहाते नहीं। तो ये है सीन। पर कमाल है ये। और मुझे क्या ये बात सच है कि ग्वालियर से निकलने के लिए आपने NSD ज्वाइन किया था? ग्वालियर से? हाँ, ग्वालियर नहीं, दोनों ही चीज़ें थी। मतलब ग्वालियर से निकलना भी चाहता था और मुझे मेरे पसंद का इंस्टीट्यूट भी मिल गया था। NSD उस वक्त पैशन, आज भी पैशन है। जी, आज भी जो बहुत बड़ी चीज़ है NSD जाना। तो उस वक्त जो NSD में प्लेस कर रहा था और पिताजी राजी नहीं थे कि तुम प्ले को अपना प्रोफेशन बनाओ, तो NSD सहारा मिल गया। मतलब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट में अगर सिलेक्शन हो गया एज एन एक्टर, तो उनका भी अप्रूवल मिल गया कि यार तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने देखा और तो कुछ कर नहीं पा रहा, ये पढ़ा लिखा तो कर नहीं पा रहा, तो उन्हें इस फील्ड में जो है इतना बड़ा वो मिला, इतने बड़े इंस्टीट्यूट का सहारा मिला मुझे भी, तो उन्होंने कहा कि हाँ यार चलो करो। एक वो था। और दूसरी बात ये है कि मैं ग्वालियर छोड़ना चाह रहा, और मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि अपना छोटा शहर छोड़ो अगर बनना है तो। इसलिए नहीं कि छोटे शहर में कुछ दिक्कत है, छोटे शहर में बहुत सिक्योरिटी मिल जाती है। उस सिक्योरिटी को छोड़ना पड़ेगा। रात को घर आने के बाद में आपको एहसास हो कि अब घर में छत नहीं है या घर में खाना नहीं है, खाना बनाना पड़ेगा, तो सब चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप जो है मतलब थोड़ा बहुत ज़िंदगी का सामना कर पाते हो। रॉकस्टार पिक्चर का एक बहुत फेमस डायलॉग है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, एक आर्टिस्ट के सक्सेस के पीछे दर्द कितना इम्पोर्टेंट है?
दर्द मिल जाता है अपने आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना, तो आप हमेशा जो है यू आर नॉट बॉर्न विद गोल्डन स्पून इन योर माउथ, नो बडी। अगर रणबीर जैसा बंदा है, उसको तो कोई किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, उसको भी जो है उसके भी हिस्से कुछ तकलीफ़ें आती होंगी डेफिनेटली। बड़ा अगर हुआ है तो हार्ट ब्रेक्स हो गए या कुछ भी होता है, मतलब ऐसे हर बंदे के साथ में पेरेंट्स से संबंध ऐसे हैं, लड़की ने धोखा दे दिया, अपनी वरीज हैं, खुद की खुशबीन है, ऐसी 50 विसंगतियाँ होती हैं हर बंदे के साथ में। कोई बंदा जो है पूरी तरीके से खुश होकर बड़ा नहीं होता, और वो सामने तभी आता है जबकि जो आपकी एज हो जाती है। 25 के बाद में आपको एहसास होना शुरू होता है कि ये भी अभाव है, वो भी अभाव है, मैं पूरा नहीं हुआ। तो अभाव जो सामने निकल के आते हैं तो आप उसकी पूर्ति के लिए जो है अपने आर्ट की इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो है मतलब उसका इस्तेमाल होता है, तो दर्द अपने आप ही आ जाता है। दर्द मतलब यही, दर्द का मतलब यही नहीं कि आपको चोट लगी हो या लड़की ने धोखा दिया हो, और 50 किस्म के दर्द होते हैं आपकी ज़िंदगी में जिसका आप सामना करने की कोशिश करते हैं। वो हैंड्सफोर्थ जो है आपके परफॉर्मेंस में जितने अधिक जो तकलीफ़ें होती हैं उतने अधिक जो है वो परफॉर्मेंस निखरता जाता है। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आप एक ऑलराउंडर परफॉर्मर हैं। आपके बैंड बली मारन के साथ अब आप एक बहुत ही अमेजिंग सा टूर कर रहे हैं, उड़न खटोला। कुछ बताएं इसके बारे में। हमारा तंबू जो है, तंबू मैनेजमेंट ग्रुप है जो हमारा, तंबू जो है, तंबू प्रोड्यूस कर रहा है, तंबू एंड थिंकिंग एड्स। अच्छा जी। थिंकिंग एड्स करके कंपनी है और वो से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं। उड़न खटोला मेरे ग्रुप के स्टोर का नाम है, मेरे ग्रुप का नाम है बल्ली मारान। इसमें जो है आपके इट्स कोलाज ऑफ वेरी पॉपुलिस्ट एंड वेरी मीनिंगफुल सॉन्ग्स, और बड़ा यूनिक सा ब्लेंड हो गया है। अब कहीं जाकर ये पिछले 8 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं हम, अब कहीं जाकर ये बड़ा यूनिक से ब्लेंड हो गया है अभी, मतलब वर्ल्ड वाइज, मैं देश की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइज जो है मतलब ये एक बड़ा यूनिक सा बैंड है। ये इसमें कोई तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है अपनी, ये फैक्ट है। तो ये इसका हम 19 नवंबर से जो है हम उसका ऑल इंडिया टूर कलकत्ता से हम शुरू कर रहे हैं। उसमें जो है हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, लखनऊ हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह पे, रायपुर हो गया, और इसमें और बहुत सारे जो है शोज़ ऐड होते जा रहे हैं। ये तो हो रहा है, ये तो मतलब वीकेंड्स पर होगा, वीकेंड्स पर होगा, मतलब शनिवार इतवार को होगा, और इसमें जो है बहुत सारे सिटीज़ जो है ऐड होते जा रहे हैं। इसके बाद में इसका ऑब्वियसली जैसे हमने अभी अमेरिका टूर किया था, इसका एक बाहर भी टूर या तो दोबारा स्टेट्स का होगा, अमेरिका का, यूएसए का, और कनाडा का है। कनाडा का ये जो है लिस्ट में है। तो ये लगातार बड़ा कोहेसिव सा ग्रुप है, मतलब ग्रुप क्या बैंड क्या कहना बड़ा अजीब लगेगा, मतलब इट्स नॉट आए और बजा दिया। ये सब बैठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, पास से बैठते हैं, दुख दर्द अपने जो है आपके व्यक्त करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, किसी को किसी की ज़रूरत है तो काम आते हैं, ऐसे ही बैंड नहीं। तो अब मैंने अपना एक नया मकान लिया है, तो वो बिल्कुल पास में वर्सोवा में है, तो मेरा पूरी खुला रहेगा, मतलब आपके मेरा मकान वैसे भी खुला रहता है कि जिसको तकलीफ़ हो, जिसको चाय पीनी हो, जिसको आओ दारू वारू पीनी हो, तो एक है, हाँ मतलब आपके खुश रहो। लेकिन तो ऐसे ये बैंड भी, इसका भी यही शक्ल हो जाएगी कि तकलीफ़ हो तो आओ, बैठो। को वरीज़ है, क्रिएटिव वरीज़ हैं, बहुत सारी वरीज़ होती हैं क्रिएटिव वरीज़ जो आदमी वैसे व्यक्त नहीं कर पाता। तो व्यक्तिगत तौर पर जो है पर्सनली जब आपके पर्सनल टच होता है तो अपने वरीज़ व्यक्त करता है, वो उससे बैंड में बहुत इजाफा होता है। टेक्निकली नहीं बजाते, मतलब सब लोग पैशन के साथ में बजाते हैं कि हमारा बैंड है बल्ली मारा। तो ये कहना सही होगा कि पर्सनल एक्सपीरियंस को आप अपने म्यूज़िक के ज़रिए पेश करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स सो कनेक्टिंग ना। हाँ, वो ऐसे ही मान के चल लो। सारे गाने जो है सबके सामने कंपोज हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर ओल्ड वन जो आरंभ प्रचंड और एक बगल में चांद होगा, ये घर, ये लोग पहले कंपोज, अभी जो है सारे गाने मिलके कंपोज हुए हैं। हाँ जी। सामने बैठ के जो है कंपोज हुए हैं, बनाए गए हैं, मतलब अरेंज किए गए हैं। तो हर बंदे का सॉन्ग है, मेरा सॉन्ग नहीं है, मतलब मेरा निशांत का, हम लोगों के सॉन्ग्स नहीं है, हर बंदे के सॉन्ग है। तो अपना सॉन्ग समझ के बजाते हैं लोग, इसलिए जो है मतलब वो बजाने में फ़र्क होता है ना यार। आप दे दी किसी को फ्लूट बजा दो और आपको फ्लूट की वही फ्लूट जो है मतलब अलग तरह से बजती है अगर वो बजाई जाए कुछ पर्सनल सेंस ऑफ उसके साथ में, अपनेपन के साथ में। तो अपनेपन का जो है वो है, अभी तक तो है, अब देखो कब तक रहता है भगवान जाने, अभी तक तो है। What a beautiful journey। इसमें हमारे राहुल का बड़ा योगदान। अच्छा जी। आरजी का जो है, राहुल गांधी जो है, मतलब जो इसका तंबू का जो है जो मालिक है, उसने क्रिएट किया था तंबू। तो उसने जो है मतलब उसका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब उसकी अपना नेचर जो है, उसका कंट्रीब्यूशन जो है, वो हर बंदे की समस्याएं जैसे सुलझाता है ना एज ए मैनेजर। वो मतलब एज मैनेजर नहीं है वो, मतलब एज दोस्त, मैनेजर से बढ़कर जो है वो दोस्त बन जाता है हर बंदे के साथ।
हर बंदे की प्रॉब्लम्स पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर सुलझाता है, तो उसका जो है बहुत बड़ा योगदान है। तो बेसिकली एक कम्युनिटी है और जितने लोग इसे देखेंगे वो इस कम्युनिटी का हिस्सा धीरे धीरे बनते जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आपके जो शोज़ होते हैं, और उसमें मैंने कहा क्योंकि आप हमारे देश के यंगेस्ट रॉक स्टार हैं, आपकी एज क्या ही होगी अब? 62 मतलब 26 उल्टा कर देते हैं। तो व्हाट इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग जब आप शोज करते हैं? सबसे आरंभ है। आजकल विस्की भी हो गया, विस्की सॉन्ग है हमारा, विस्की और वो सुहाने दिन। हाँ जी। दोनों नए सॉन्ग्स हैं, ये मैंने और निशांत ने मिलकर कंपोज किए हैं, तो वो दोनों सॉन्ग्स की आजकल बहुत रिक्वेस्ट होती है। लेकिन जब आरंभ आता है तो इट इज एन यूफोरिया, उसके बाद सब भूल जाते हैं लोग कि यही चाहिए। पीयूष जी, ये क्या कभी भी आपके प्लान में था आपके जीवन के कि एक दिन एक कॉन्सर्ट होगा? क्योंकि आपकी जर्नी मतलब एनएसडी से उसके बाद आपने काफ़ी सालों तक थिएटर किया, थिएटर के बाद आपने अपनी पहली फिल्म की, फिर फिल्मों से जाने गए आप, फिल्मों के बाद म्यूज़िक्स की वजह से जानने गए आप। तो आज हम देख रहे हैं पीयूष मिश्रा को हम एज अ कॉन्सर्ट देखना चाहते हैं। मतलब कोल्ड प्ले के टिकट से ज़्यादा आपके कॉन्सर्ट के टिकट। मुझे मालूम नहीं, बताया गया मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड काफ़ी प्राउड मोमेंट है क्योंकि कुछ ऐसे जगहों पर कोने कोने में जहाँ पर हिंदी भाषा फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है, आप अपने कॉन्सर्ट्स लेकर जा रहे हैं, वो भी वहाँ फेमस हो रहे हैं। सो ये आपने इमेजिन किया था कभी? इमेजिन मैंने कुछ भी नहीं किया था। इमेजिन तो मैंने क्या इमेजिन, बट आप हैं ऐसे जो प्लान करते हैं अपने जीवन? कभी नहीं करता यार, कभी करने का मौका ही नहीं मिला, साला ऐसे ही होता चला गया। 83 में निकला था मैं ग्वालियर से। हाँ। उसके बाद में हर चीज़ होते चली गई। मतलब हैमलेट मेरी ज़िंदगी में हुआ 85 में, इसने मेरा करियर बना दिया, एक्टिंग करियर। वो मैंने सोचा नहीं था। मतलब फ्रिट्स बेनिफिट्स करके डायरेक्टर आए सेकंड ईयर में, उन्होंने कहा कि जो है ये तुम हैमलेट करोगे। हैमलेट कर लिया मैंने। एनएसडी में बड़ा ग्लोरीफाई कैरियर रहा। उसके बाद बाहर अप्स एंड डाउन्स रहे, ऐसा स्मूथ नहीं रहा मेरा ग्राफ स्मूथ नहीं रहा कभी। और आपके बैचमेट्स कौन थे तभी के? अभी जो अभी नहीं यार, सिनेमा में नहीं है कोई भी। इरफान था, 1 साल जूनियर था इरफान, मीता वशिष्ठ, ये 1 साल नवनीत, 3 साल जूनियर थे दिग्मांशु धूलिया, संजय मिश्रा, नवनीत, निशान, ये लोग थे 3 साल जूनियर। बाकी हैं 7 साल जूनियर थे आदिल हुसैन वगैरह, 8 साल जूनियर थे 94 के यशपाल और कुमुद मिश्रा और तिवारी, क्या नाम है, ये लोग थे। ऐसे तो लीगेसी है ना एनएसडी की, बैच वाइज पहचाना जाता है कि आप कौन से बैच से बिलोंग करते हैं। मेरे सीनियर भी थे, पंकज कपूर साहब, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, सब लोग जो है मेरे सीनियर भी थे। तो वही है, हम अपनी मतलब इनकी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, यही बोलते हैं। और हम भी चाहते हैं कि हमारी परंपरा कोई और आगे ले जाए, हमसे जूनियर जो है आजकल। लेकिन ऐसे कई एक्टर्स भी हो जाते हैं जो भले ही उनकी बैकिंग किसी थिएटर की या फिर प्रॉपर पढ़ाई ना हुई हो, लेकिन एक्टर्स बन जाते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? कभी उनके साथ काम करते वक्त क्या आपको कोई हिचकिचाहट होती है? कभी नहीं यार, कभी नहीं है। एक्टर्स तो ऐसे एक्टर्स होते हैं जो जिनने कहीं एजुकेशन नहीं ली। एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि कई बार तो लगता है मुझे उससे जो है, मतलब मैंने ली एजुकेशन एक्टिंग की एनएसडी में, उसने मुझे बड़ा भटकाया, बहुत रोका, मतलब बड़ा इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया मैंने एक्टिंग को, ज़बरदस्ती। अरे सारी चीज़ होती है, गाने वाली चीज़ होती है। तमाशा जो है मैंने यही सोच के की थी, जैसे मैं 40 साल पहले जो है ग्वालियर में एक्टिंग करता था, बस मैंने पढ़ लिया कुछ 40 साल में, बल्कि अनलर्न कर लिया। अनलर्न करने के बाद में एग्जैक्टली वैसी आज मैं वैसी एक्टिंग कर रहा हूँ जैसे कि मैं 40 साल पहले ग्वालियर में करता था। तमाशा के आखिरी की सीन की अगर हम बात करें तो कितना इम्प्रोवाइज था और कितना इम्प्रोवाइज नहीं था वो, जैसा उसने लिखा था एग्जैक्टली इंच वैसा ही किया था। एक बार नहीं, वो बल्कि 16 बार हुआ था। अच्छा जी। रीटेक नहीं हुआ था। उसका अजीब सा था, मतलब वो इम्तियाज़ का अजीब सा प्रोसेस है। रीटेक नहीं लेता वो मतलब आपके करते जाओ और जो मुझे पसंद आएगा मैं रख लूँगा, रीटेक नहीं लेता। मैं और रणबीर थे, दोनों ही उसके अपने एक्टर थे, भरोसेमंद एक्टर्स थे हमारे, वो भी अच्छा था आपस में। तो हम लोग करते गए, तो उसको जो अच्छा लगा उसने ले लिया। और वो लेकिन वो साली स्पीच बहुत लंबी चौड़ी थी, उसको एग्जैक्टली वैसा के वैसा करना, उसमें प्राण तो लग गए जी। लेकिन किया यार, बड़ा मज़ा है। इम्तियाज़ के साथ काम कर रहे में हमेशा मज़ा आता है। रॉकस्टार में भी उतना नहीं मज़ा आया उसके साथ काम करने। वो जो सीन था मालिश वाला, वो मैंने उसे आज से 20 साल पहले बतलाया था इम्तियाज़। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, रोमियो एंड जूलियट में अडेप्ट कर रहा था पुरानी दिल्ली में, तो मैंने उसे ये सीन बतलाया था कि यार ये सीन अगर हो कि जो है मतलब वहाँ पर यमुना पुल पर जो है 25 लोग बैठे हों और 25 जो मुस्टंडे बंदे उनके सर पे खड़े होकर उनकी गर्दन मोड़ रहे हैं फाट करके,
क्लोजअप आए तो वो उनकी मालिश कर रहे हैं, क्लोजअप आया तो मालिश कर रहे हैं। कमाल। मतलब ये है, तो उसने बड़ा अच्छा लगा। फिर फिल्म तो नहीं बन पाई वो, उसने जो इस सीन में फिल्म में इस्तेमाल कर लिया, क्या पूछ भाई ये कर रहे हैं हम लोग। आप अपनी फिल्म्स देखते हैं कभी? नहीं देखता नहीं यार, मैं पिक्चरें बहुत कम देखता हूँ। मैं सिनेमा देखते ही अरे नहीं नहीं यार, बिल्कुल सिनेमा साइंस जीरो तो है। मतलब आपके फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते कुछ नहीं, ध्यान करना पसंद करता हूँ, मेडिटेशन। उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, इनफैक्ट हर बंदे को वही करना चाहिए कायदे से, लेकिन अब हर बंदे को फोर्स नहीं कर सकते। पहले शराब पीता था तो तब वो हालत बुरी थी, अब जो है ध्यान करता हूँ। ध्यान में बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। 6 बजे के बाद में आई डोंट गिव टाइम टू एनीबडी। 6 बजे के बाद में इट्स माई टाइम। आई डोंट गो टू द पार्टीज, आई डोंट मीट फ्रेंड्स, आई डोंट गो टू द वर्ल्ड। 6 बजे के बाद में फिर आई लव माई सॉलिट्यूड। और उसके बाद में 6 बजे के बाद में बैठना पसंद करता हूँ अपने बीवी के पास में, बच्चों के पास में, अपनी छोटी बिन्नी है हमारी कुतिया उसके पास में। और यही है ज़िंदगी का दस्तूर, अब तो यही है कम से कम 4-5 साल तक। पीयूष जी, आपकी जर्नी और आप जिस तरीके से एक आर्टिस्ट है, बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से हैं। कभी कोई रिग्रेट्स हुए हैं लाइफ में कि अरे यार ये गलत डिसीजन ले लिया, शायद मोड़ कहीं और चला जाता, ज़िंदगी का कुछ और हो जाता? हम हमेशा वी लुक बैक टू योर यंगर सेल्फ, इफ़ यू कुड स्पीक, अगर आप अपने यंगर सेल्फ से बात कर पाते तो क्या कहते हैं उनसे? पहले होता है एडिक्शन मत, किसी भी चीज़ के ये जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, इनका एडिक्शन मत करो। ये जो है जान प्राण ले लेते हैं, मतलब फैमिली डिजीज़ है, चरस, गांजा, शराब। आप बहुत अगर आप ले लोगे ना, जब आप इनके शिकार बन जाओगे, आप 1-2-3 पैक ले रहे हो तो बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि मेरे साथ में हुआ। ऐसे किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी बीवी के लिए, बच्चों के लिए ये हानिकारक है। आपका खुद के लिए तो बहुत हानिकारक है। वो तो जर्नी रुक गई थी, फिर बाद में मालूम पड़ा कि जो है यार ऐसा होता है, मतलब ऐसे हर्डल्स डालती है प्रकृति। अगर ये नहीं होता तो फिर ये भी नहीं होता। तो ऐसे हर्डल्स डाले थे प्रकृति ने कि ये करो, तो इनसे निपट कर आया। आज बड़ा सुकून है, शांति है। आज ध्यान का मतलब समझ में आता है। पहले पढ़ते थे ओशो को, तो लगता क्या बेवकूफ़ी की बात करते हैं, ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अब आजकल जो है लगता है कि हाँ यार यही है सब कुछ। आपकी कई फिल्मों के किरदारों में आपका कोई पर्सनल फेवरेट जो सबसे यादगार आपके लिए रहा है? नहीं यार, सभी यादगार रहे। मतलब मुझे मकबूल में इसलिए मज़ा आया क्योंकि जो उसमें सारे एक्टर्स थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में क्या कहेंगे? मेरा ऐसा कोई खास, मैं ना तो अपने परफॉर्मेंस को बहुत मानता हूँ उसमें, और वो था मतलब अनुराग ने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया। उसमें लेंथ बहुत थी उसकी, इसलिए जो है वो निगाहों में आ गया। और हाँ, नरेशन था उसमें, लेंथ बहुत थी पिक्चर में, स्क्रीन टाइम बहुत था, इसलिए पसंद किया गया। लेकिन मैं उसको बहुत उसको दिल से गुलाल को भी मैं बहुत महान परफॉर्मेंस नहीं मानता। गुलाल हो गया था, अल्कोहलिक फेस था, कर दिया था उस वक्त। कड़की थी पिक्चर की, पिक्चर आनी थी, बननी थी, जल्दबाजी में किया गया परफॉर्मेंस था, वो पसंद आ गया लोगों को। इत्तेफाक है, अच्छी बात है, मैं उसको देना नहीं कर रहा। लेकिन बस यही है कि मकबूल संतुलित दिमाग में किया गया था। वेल स्क्रिप्टेड फिल्म थी और वेल डायरेक्टेड, वेल शॉर्ट फिल्म थी। एक्टर्स सारे के सारे मजबूत थे, डिपेंडेबल एक्टर्स थे, मेरे से सीनियर्स थे, जूनियर्स थे। चलिए अपने बैंड के बारे में बताइए, नाम कैसे पड़ा बल्ली मारान? बल्ली मारान, मैं दिल्ली में मैंने बहुत काम किया, 20 साल काम किया। तो मैं दिल्ली को याद करना चाह रहा था अपने हर काम में। हर काम में बोलना पड़ता था कि मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली का हूँ, दिल्ली का हूँ। तो उससे बचने के लिए फिर मैंने कहा यार दिल्ली को याद करने का कोई बैंड जब बनाया तो मैंने दिल्ली को याद करेंगे। दिल्ली को याद करने का, मिर्ज़ा गालिब को याद करने से बेहतर कुछ तरीका नहीं हो सकता। तो गालिब साहब के जो मोहल्ला है, था, अभी भी है ओल्ड दिल्ली में, बल्ली मारान, वो जो है उसका नाम दिया बैंड का। बड़े वो थे, इनकलाब भी नाम था, एक इनकलाब। पर लेफ़्ट से मैं परेशान हो चुका था, ज़िंदगी भर लेफ़्ट की भक्ति करी तो मैं परेशान हो चुका था, लेफ़्ट। तो मैंने कहा यार हो गया साला, क्या लेफ़्ट, इनकलाब हो गया। अब आराम से सुकून से गाने गाएंगे, सुकून से एक्टिंग करेंगे। पर एज एन आर्टिस्ट आप सोशल इशू पर भी गौर फरमाएंगे, ये कितना इम्पोर्टेंट है? कर रहे हैं ना, सारे सोशल इशूज हैं, कोई भी गाना फिजूल नहीं है। हर आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि ये एक पार्ट होना चाहिए, ज़रूरी है। मतलब प्रेम प्यार के गाने भी लिखोगे तो वो भी घर जैसा होना चाहिए। क्या एज एन एक्टर भी आप ये जहन में रखते हैं? जब नहीं, आप उसमें हमारा आई एम एन एम्प्लॉय, उसमें हमें रूल मिलते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे, आपको रूल करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक अलग किरदार में रंग जाते हैं। अगर जो है अगर इफ आई एम अ मेकर, फिल्म से मेकर का माध्यम है ना वो, अगर मेकर है तो फिर डेफिनेटली मैं इशू बेस्ड फिल्म बनाऊंगा और कमर्शियल पिक्चर बनाऊंगा। कमर्शियल पिक्चर मतलब जो देखी जाए। एंड व्हाट अबाउट पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग, ये आपके जीवन का कितना इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है?
पोइट्री क्या मतलब, पोइट्री बचपन में कहनी शुरू कर दी थी मैंने, 8वीं कक्षा से। तो पोइट्री माध्यम है एक तरीका एक्सप्रेस करने का अपने आप को, जब भी मन होता है लिख देता हूँ मैं। आपको याद है आपकी पहली पोइट्री कौन सी थी? पहली पोइट्री तो मालूम है सब लोगों को, जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। ये पहली पोइट्री थी, 7th 8th में लिखी थी मैंने। उसके बाद चलती गई। उसके बाद एक किताब की शक्ल में आ गई, कोशिश किया, कुछ काम किया, पसंद करने लगे लोग बाग। तो मैं अब भी जो है, अब बहुत अरसा हो गया लिखे हुए मुझे, मूड ही नहीं बन रहा, कुछ तो मूड बनेगा तो मैं फिर लिख दूंगा। एक नया एल्बम भी आने वाला है मैंने सुना। नया एल्बम आने वाला, कुछ बताएं ना इसके बारे में। एल्बम आने वाला है, उसमें 4-5 गाने होंगे मेरे ख्याल से। वो सुहाने दिन होगा, हैमलेट होगा, उसमें विस्की होगा, उसमें ऊर्जा भाव होगा, एक और होगा मेरे ख्याल से अरे बतूत और जारे जा। उसमें 5 एक गानों का तो अभी लिस्ट है। तो उसमें जो है हम 5 गानों का लिस्ट है। तो उसमें जो है अभी हितेश मेरा राइट हैंड है। हितेश के बिना मैं जो है, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे म्यूज़िक में। हितेश सोनी मेरा जो प्रोग्रामर है, वो विशाल का प्रोग्रामर, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामर्स ऑफ द हितेश सोनी की बात करें आप, राइट? उसने गुलाल के सारे गाने उसने किए, गुलाल के। मुझे लगता है कि घर आई थिंक द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट इज़, ये एक मॉडर्न लाइफ ललबाय है, जो आपको रुला भी सकता है, आपको ड्रीम भी करवा सकता है। एंड आई थिंक ये कॉम्बिनेशन खास इसलिए भी है बिकॉज हितेश जी ने जिस तरीके से प्रोग्राम किया ज़बरदस्त है। उसके बिना तो मैं, उसने मुझे माइक के सामने गाना सिखाया एक्चुअली। हितेश अगर नहीं होता तो मैं हमेशा डरता रहता कि जो है मेरी आवाज़ माइक के लिए नहीं, लेकिन उसने जो है मतलब प्रोत्साहित किया। उसने जिद कर करके, दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, उसने मेरे को जिद कर करके पिस्तौल के नोक पर जैसे उसने मुझे प्रूव किया कि आप गाना। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका मेरे म्यूज़िक में। रेखा ने भी बहुत, रेखा भारद्वाज ने, उसने कुछ रियाज़ करने के ऐसे बेहतरीन तरीके बताया मुझे जिससे मैं वाकिफ़ नहीं था। तो वो मतलब करना तो मुझे ही था इवेंचुअली। तो आज की तारीख में आवाज़ ऐसी हो गई है कि 2 घंटे लास्ट करती, 2 घंटे खड़े होकर गाता हूँ मैं स्टेज पर। तो कोई कसरत वगैरह भी करते हैं आप बिफोर? नहीं यार, कसरत वगैरह कुछ नहीं करता, मतलब बस खड़े रियाज़ करता हूँ। रियाज करने से जो है, और आई थिंक आपकी मेडिटेशन भी आपकी बहुत वो तो हेल्प करती पीयूष जी। आई थिंक द बेस्ट वे टू एंड दिस इंटरव्यूज, अगर आप 2 लाइनें गा दें हमारे लिए, आरंभ में भी। आरंभ है प्रचंड भोले मजदगों के झुंड, आज जंग की घड़ी की दूंगा हार दो, आन बान शान आगे जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण बे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। अब मुलाकात जल्दी होने वाली है आपके उड़न खटोला टूर से, पक्का? तो वो तो पक्का ही है। हम इसके टिकट्स जो हैं बुक माई शो पर है, बुक माई शो पर इसके टिकट्स हैं। और 9 नवंबर जो है, 9 नवंबर से ये टूर शुरू हो रहा है कलकत्ता से। उसके बाद में लगातार शोज हैं। ऑडियंस से अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें, मतलब आप कैसे देख पाएंगे लोगों को, क्या करना चाहिए उनको? होर्डिंग्स लेकर आनी चाहिए आपके नाम की? होर्डिंग्स नहीं यार, आ जाओ बस, आ जाओ सुनो उसको, आ जाओ। आपका अटेंशन पाने के लिए क्या करना चाहिए ये बताइए। अटेंशन पाने में तब वहाँ पर ऐसी स्थिति में रहता ही नहीं कि मैं अटेंशन दे सकूँ किसी को। मैं गा रहा होता हूँ तो मैं उस वक्त जो है मतलब ऑलमोस्ट ट्रांस में रहता हूँ। और वो उसमें ज़रा भी अगर उसमें पंगा बहुत है ना, आपके वो 2 घंटे का परफॉर्मेंस है, उसमें ज़रा भी एनर्जी आती है आपकी तो आपको मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ध्यान रखना पड़ता है, हर गाने के बाद में प्रॉपर ब्रेक होना पड़ेगा, वरना सांस फूल जाएगी उसमें, ऐसी स्थिति है। तो म्यूजिक के साथ साथ क्या फिल्में भी हो रही है? हाँ, हो रही है ना, अरे खूब हो रही हैं। अब तो इस बार तो बहुत हो रही हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं, वो जब हो जाएगी जब। पर ऐसे कौन से एक्टर है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं आगे, कि कोई ऐसे लोग हैं यार, या फिर जिनके साथ आप वापस काम करना चाहे? शायद रणवीर के साथ तो है ही है, मतलब लगातार उससे तो बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत ही बढ़िया एक्टर, पसंद का एक्टर है उसके साथ तो। और बाकी जो है सभी लोग हैं जिनके साथ काम करना चाहता हूँ, सभी लोग हैं, सब अच्छे हैं। ये नए जो आए हैं ये बहुत बढ़िया है, नए एक्टर्स जो है ना, जो OTT पे आए हैं, ये बहुत बढ़िया है। मतलब ये बिल्कुल जो है अनगाइडेड मिसाइल्स हैं। इनको अगर रोल मिल गया तो 1 फिल्म वंडर भी होते हैं कई बार, लेकिन एक उसमें जयदीप अहलावत है, वो कितना बढ़िया एक्टर है। बिल्कुल सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जयदीप तो खैर पुराना है, लेकिन और भी नए लोग हैं जिनके साथ मुझे एतराज़ नहीं है काम करने में, मैं तो खुला हूँ, कोई टेंशन नहीं। पीयूष जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपके इस बातचीत से एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप
आपके काम करने का तरीका, जिस तरीके से आप अपने जीवन को जी रहे हैं और जिस तरीके से आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस तरीके से 6 बजे के बाद आप अपने आप को वक्त देते हैं, ये बहुत कम लोग देते हैं। 9 to 5 काम करने वाले लोग भी नहीं दे पाते, तो ये ज़रूर एक सीख मुझे लगता है मिल सकती है। चलो भाई, इनकलाब जिंदाबाद। क्या बात है, व्हाट अ ग्रेट वे टू एंड। थैंक यू सो मच पीयूष मिश्रा फॉर यू ऑन बॉलीवुड हंगामा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।